यस, बीकॉम पार्ट 2 सेकेंड ईयर। एक बार हल्का सा बेस लेकर के चलते हैं। आज मंडे, बीकॉम पार्ट 2, एक नई शुरुआत। सेकेंड ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सेकेंड ईयर के लिए मैं सभी बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि सेकेंड ईयर में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि सेकेंड ईयर में अकाउंट्स नहीं है। अकाउंट्स नहीं है जी, बिल्कुल अकाउंट्स नहीं है। अकाउंट्स आपने पढ़ ली पहले ही। कहां पढ़ी, मैं हल्का सा आपको क्लैरिफाई करूंगा। क्लास फर्स्ट डे है तो मैं कई छोटी छोटी सी बातें बहुत सारी बताने वाला हूं। देखिएगा, बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस के 3 टाइप्स होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल व्यापार, जिसमें सिंगल पर्सन होता है, उसी की कैपिटल होती है, उसी के प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं, उसी की डिसीजन मेकिंग होती है। एग्री, जानते हो आप लोग। पार्टनरशिप आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, बताने की जरूरत नहीं है। एंड कंपनी, फाइन। सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंट्स आपने पढ़ी थी 11th क्लास में। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स, डेप्रिसिएशन, बहुत सारे चैप्टर पढ़े थे। पार्टनरशिप की अकाउंट्स आपने पढ़ी 12th स्टैंडर्ड में। फंडामेंटल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड हो गया था, डिसोल्यूशन में खत्म हो गई थी पूरी पार्टनरशिप। फाइन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप 11th में खत्म, 12th में करी पार्टनरशिप। कंपनी की अकाउंट्स थोड़ी सी पढ़ी 12th में, और बाकी की बच्ची कुछ पढ़ ली आपने फर्स्ट ईयर में। बहुत कुछ बच भी रहा है, बट वो सेकंड फाइनल ईयर में आएगा, वापस अकाउंट्स आएगी तब बात करेंगे। सेकंड ईयर में अब कुछ बचा ही नहीं, तो सेकंड ईयर में आ गई अकाउंट्स की ब्रांच, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम कहते हैं हम शॉर्ट में। तो पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन्हें लगता है अकाउंट से डर, इस साल अकाउंट्स है ही नहीं। पूरे साल में हम कहीं जर्नल नहीं बनाएंगे, कोई लेजर नहीं बनाएंगे, कोई ट्रायल बैलेंस नहीं देखना, कोई फाइनल अकाउंट या एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको नहीं करनी है। एग्री। अब आप बात करते हैं सेकेंड ईयर की थोड़ा डिटेल के अंदर, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स पे जाने से पहले हल्का सा बोलना चाहूंगा, अगर आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं तो ईयरफोन या हेडफोन का यूज जरूर करिएगा। साथ में आपके पास अपनी बुक, कॉपी, पेन, कैलकुलेटर हमेशा होने चाहिए, और टाइमिंग पढ़ने का फिक्स रखें तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। प्रॉब्लम आती है पढ़ते वक्त तो मेरे फोन नंबर 9983912345 फ्लैश भी हो रहा होगा, और 9983712345 पे मुझसे कॉन्टैक्ट के लिए वाला नंबर, केवल कॉलिंग के। एक और नंबर है, आपसे शेयर कर लेता हूं, लाइन्स बिजी होती हैं और बहुत सारे बच्चे हमको कॉल करते हैं, तो तीनों नंबर हमारे चालू रहते हैं। सुबह 8 से 5 पे कॉल करेंगे तो रिसेप्शन पे मैम से बात होगी नंबर पे। आफ्टर 5 PM बात करोगे तो मेरे से बात होगी। कॉलिंग का कोई टाइम नहीं है, 24/7 है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपको किस में बात करने में इंटरेस्ट है। मेरे से बात करना हो तो 5 बजे बाद, उससे रिसेप्शन में मैम से बात करनी है तो 5 बजे पहले बात करिएगा। फाइन। तो बात सब्जेक्ट्स की करें, आइए वापस चलते हैं कुछ सब्जेक्ट्स पर। सॉरी, यस, सब्जेक्ट हमारे पास 3 है, ABST, EAFM और BADM। 3 सब्जेक्ट के 6 पेपर। सब्जेक्ट के नाम पता होने चाहिए, नहीं पता आ जाओ जिन्हें नहीं पता। ABST फर्स्ट हमारे पास रहता है इनकम टैक्स, ABST सेकेंड हमारे पास रहता है EFM में फर्स्ट और सेकंड पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर का नाम मैं भूल रहा हूं, है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान, और सेकंड पेपर एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, शॉर्ट में हम FM बोलते हैं इसको। ठीक है। BADM की बात करें तो हमारे पास सब्जेक्ट यहां पर कंपनी लॉ, लास्ट ईयर बिजनेस लॉ था,
इस साल कंपनी लॉ आ रहा है, और साथ में मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट हमारे पास। ओवरऑल 6 सब्जेक्ट रहेंगे, परसेंटेज आउट ऑफ 600 बनेगी। अगर कोई पुराने पाप या बैक हो तो उनकी बात हम अलग से कर लेंगे, अभी केवल बात सेकेंड ईयर पे फोकस करेंगे, ठीक है। क्लास का क्या सिस्टम रहने वाला है, डेली हम 2 आवर्स की क्लास से पढ़ने वाले हैं। एक टाइमिंग ऑप्शन 9 से 11 रहेगा, एक दिन में 1 से 3 और एक शाम को 4 to 6। ये ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए है। अभी हम 9 से 11 शुरू कर रहे हैं, 1 से 3 भी शुरू हो जाएगा और 4 से 6 थोड़ा रुक करके शुरू करेंगे। दोनों बैचेस में एक जैसा, तीनों बैचेस में एक जैसा पढ़ाएंगे, सेम क्लास, सेम टॉपिक, सेम सब्जेक्ट, सेम टीचर टिल द ईयर एंड, ठीक है। ये क्लासेस 2 आवर्स की है, इसमें एक बार में 2 सब्जेक्ट हम पिकअप करेंगे और फिर बाद में इंटरचेंज करते रहेंगे। बात करूं अगर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स की और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की अलग अलग, तो मेरे पास थियोरेटिकल सब्जेक्ट 1, 2 और 3 है। इन तीनों सब्जेक्ट्स की हम ऑनलाइन क्लास लेंगे और साथ ही साथ इनके गैस पेपर्स पे भी फोकस करेंगे। कब? आफ्टर दिवाली, दिवाली के बाद बात करते हैं इन तीनों की। इन तीनों सब्जेक्ट की दिवाली पहले बात कर ली जाएगी। जब भी आपको स्टडीज करनी हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एफएम को रखिएगा, सेकंड प्रायोरिटी कॉस्ट अकाउंटिंग और इनकम टैक्स में किसी को भी रख सकते हैं, बट मेनली सेकंड कॉस्टिंग को रखो और थर्ड इनकम टैक्स को पढ़िएगा। यानी इस पे कमांड बन जाए तब इस पे जाइएगा, इस पे कमांड बन जाए तब इस पे जाइएगा। सर साथ साथ नहीं पढ़ सकते क्या? पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी दोनों साथ साथ पढ़ने तो साथ ऐसा तो नहीं 1 घंटा में आप उसी 1 घंटे में कॉस्टिंग पढ़ेंगे और एफएम भी पढ़ेंगे और टैक्स भी पढ़ लेंगे, नहीं ना। पहला वाला 1 घंटा किसको देना है? हमेशा प्रायोरिटी एफएम को दीजिएगा, ठीक है। बुक्स कौन सी नीड पड़ेगी और क्या पैटर्न रहने वाला है, एक बार बात। अच्छा, अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो क्लास 24/7 है, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ कितनी भी बार उस क्लास को देख सकते हैं। रिसेप्शन आपकी पूरी मदद करेगा किस तरह से क्लासेस रहेंगी। नोट्स आपको कई तरह के नोट्स हमने पीडीएफ फॉर्मेट में एप्लीकेशन पे डाले हुए हैं। आप स्टडी मटेरियल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको क्लास के ठीक बगल में पीडीएफ दिखेगा, उस पीडीएफ में आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। फिर भी किसी पीडीएफ की नीड हो तो फोन नंबर पे कांटेक्ट करें, रिसेप्शन आपसे शेयर कर देगा। तो ये पूरा पैटर्न रहा, और इस पैटर्न में हम लोग बुक्स की भी बात बता देता हूं। आ जाइए, इनकम टैक्स की बुक चाहिए हमें, आरबीडी न्यू मार्केट में आ चुकी है, ले सकते हैं आप लोग, कोई इशू वाली बात नहीं, जब आपको कंफर्टेबल हो। न्यू ही चाहिए, ओल्ड नहीं चलती। इनकम टैक्स की बुक हर साल चेंज होती है, सेकेंड हैंड कभी काम नहीं आएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग आरबीडी, आपकी इच्छा हो नई लीजिए या पुरानी, एज यू विश। एफएम गरिमा पब्लिकेशन, जिसे हम एमआर अग्रवाल भी बोलते हैं, न्यू या ओल्ड आपकी इच्छा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एमआर अग्रवाल, सॉरी एमआर अग्रवाल। चलिए, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आज की क्लास की शुरुआत। टॉपिक शुरू करेंगे कैपिटल बस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमकॉम एंड बीकॉम बोथ क्लासेस। करें शुरू। कैपिटल बजटिंग, सुनना जरा। एफएम है क्या, पहले ये बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंड्स को मैनेज करना। क्या फंड्स को मैनेज करना पड़ता है क्या? क्या फंड्स को मैनेज करना पड़ता है क्या? यस, मैनेज करना मतलब संभाल के रखना। क्या आपने अपनी अलमीरा को मैनेज करते हैं? यस, बिल्कुल आप अपनी अलमीरा को मैनेज करते हैं। आपकी अलमीरा में केवल क्लोथ्स है या कुछ एसेसरीज भी होंगी? सर एसेसरीज भी है, हमारे कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हैं, कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं, मार्कशीट्स वगैरह रहती है, नहीं रहती? बिल्कुल रहती है। आपने सबके सेगमेंट बना रखे हैं, कहीं भी कुछ भी रख देते हैं? सेगमेंट्स बना रखे हैं, ये मेरे नाइट वियर्स कपड़े हैं, ये मेरे पार्टी वियर्स है, ये मेरे एथनिक वियर्स है, ये मेरे फॉर्मल्स है, ये मेरे कैजुअल्स है, ये वो है जो मम्मा को नहीं दिखाने। होगा ना एक सेक्शन वो, भाई तो मम्मा से छुपा हुआ है ना। फ्रेंडशिप डे पे स्क्रैप बुक मिल गई है, इसको दिखाना नहीं है मम्मा को क्योंकि इसमें कुछ पर्सनल है। तो सेगमेंट्स प्रॉपर्ली बने होते हैं, यही होता है मैनेजमेंट। जो आपकी अलमीरा है वो एक मैनेजमेंट है, आपकी खाने की प्लेट एक मैनेजमेंट है। शादी में गए हैं, वहां पे इतने सारे आइटम्स है, क्या सारे खरीद ले लेंगे क्या? नहीं, सेलेक्टेड लेंगे, कितना लेना है, कौन सा लेना है। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ थालीज वहां देखने को मिलेंगी, है ना। हर पर्सन अपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वहां पे फूड लेता है, तो वो भी एक मैनेजमेंट है। तो आप अपनी अलमीरा को मैनेजमेंट समझ सकते हैं। अभी मैं इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आप 11th क्लास और 12th क्लास में मैनेजमेंट को बीएसटी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। क्या पैसे को मैनेज करना पड़ता है? यस, पैसे से पैसा बनाना सीखना पड़ेगा। और एक सबसे मजेदार बात बताऊं, सेकंड ईयर के अंदर आप 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, टैक्स, कॉस्टिंग, एफएम। ये तीनों सब्जेक्ट प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं, इवन डेली काम आने वाले हैं। कॉस्टिंग भी, एफएम भी और टैक्स डेली काम आएगी, 100% काम आएगी। अभी तक जितना पढ़ा है आपने लाइफ में, आज तक कुछ काम नहीं आने वाला। शुरू में बचपन में पढ़े थे एडिशन, सब्सक्रिप्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो काम आते हैं।
थोड़े बहुत टेंसेस काम आते हैं और 11th क्लास की जर्नल एंट्रीज काम आएंगी बस। उसके बाकी के अकाउंट्स कोई काम आने वाले नहीं, सब कुछ सॉफ्टवेयर बना करके देता है। तो काम क्या आएगा, सेकेंड ईयर का सब कुछ पढ़ा हुआ लाइफ में 100% काम आएगा, पक्का पक्का काम आएगा। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आज से 4 महीने बाद, जस्ट 4 to 5 मंथ्स, बस 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 आपका मेंटल लेवल बहुत मेच्योरिटी पर चला जाएगा, जब आप देखेंगे कि है ना, हमने कितना कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड सीख लिया है। अभी आपको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होता, कई जनों को स्पोर्ट्स से मतलब नहीं होता, इकोनॉमिस्ट से मतलब नहीं होता, आपको धीरे धीरे सब चीजें मैं सिखाता चला जाऊंगा, इन्वॉल्व करता जाऊंगा। मेरा काम केवल पढ़ाना नहीं, मार्केट की बहुत सारी नॉलेज, लाइफ की बहुत सारी नॉलेज मैं धीरे धीरे आपको बांटता रहता हूँ। देते हैं माधवी जी थोड़ी बहुत नॉलेज कभी कभी, है ना। और काम रियल में भी किताबें तो किताबी ज्ञान है। आइए शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारे पापा और मम्मा एक अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर हैं। इट माइट बी पॉसिबल उन्होंने कभी एफएम नहीं पढ़ी हो सकता है वो कॉमर्स के स्टूडेंट ही नहीं रहे हो, साइंस या आर्ट्स से हो सकता है उन्होंने केवल स्कूलिंग करके स्टडीज को बंद कर दिया हो, केवल स्कूलिंग तक ये पढ़े हो या स्कूल भी ना गए हो, माइट बी, कुछ भी हो सकता है। बट फिर भी वो एक अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर है। पता है क्या करते हैं मेरे मम्मा पापा, मैं कुछ पैसे मांगता हूँ, बोलते जो है तुम्हारा ही तो है। मैंने कहा दे दो ना, बोले सॉरी। कहते हैं जो है तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे लिए और किसके लिए कमा रहे हैं हम, तुम्हारे लिए तो कमा रहे हैं। मैंने कहा देते क्यों नहीं, बोले सॉरी। रीजन बताएं इसका, उन्होंने मना क्यों कर दिया। हमारा फ्यूचर किसने देखा, ये कह रहे हैं हमारे फ्यूचर के लिए सेव करके बैठे। मैं थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स करूंगा और फिर आपकी बात को सही कर दूंगा, लेकिन पहले आर्ग्यूमेंट करने मजा आता है ना। तो इंटरेक्टिव क्लास बननी चाहिए। हमारा फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं, फ्यूचर तो हम ही बना लेंगे, हमारा प्रेजेंट बना दो, जरूरत तो आज है हमें। मुझे बाइक खरीदनी है, मेरे पास बाइक नहीं है। मेरे को एक आईफोन खरीदना, आईफोन नहीं है मेरे पास। मुझे कुछ ड्रेसेस और अपीरियल्स खरीदने हैं, मेरे को वो भी चाहिए। मुझे अपने बर्थडे और फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करना है, वो भी चाहिए। पैसे की बहुत नीड है आज रियल में। सारे सोसाइटी, मेरे सारे फ्रेंड्स एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरे माँ बाप है ना, मम्मा पापा है ना, कहते हैं तेरे लिए कमा रहे हैं और देते कुछ नहीं। क्यों नहीं देते ये लोग, क्योंकि अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर है। क्योंकि एक फाइनेंशियल मैनेजर में एक क्वालिटी होती है कि पैसे को एप्रिशिएबल असेट्स पे लगाओ, डेप्रिशिएबल पे मत लगाओ। पैसा ऐसी जगह लगाओ जहां पैसे से पैसा बने। स्टॉक मार्केट में लगा दिया, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करा दी, एफडी करवा दी, प्रॉपर्टी खरीद ली, गोल्ड ले लिया। नो बाइक्स, नो फोन, नो अपीरियल्स, नो पार्टीज, नो क्लब्स। क्योंकि वो जानते हैं कि यहां पर पैसा लगाना मतलब वेस्टेज ऑफ मनी है, खत्म हो जाएगा। आपने बाइक ली, और आजकल बाइक लाख रुपए में नहीं आती ना, आजकल बाइक 2 लाख पहुंच चुकी है ना। डिपेंड्स आपके सपने कितने बड़े हैं, है ना, ठीक है ना। डिपेंड्स आप बाइक कितनी लेते हो। बाइक नॉर्मली हम कह सकते हैं 1.5 लाख की तो बाइक इजीली आजकल आने लग गई। तो जो 1.5 लाख 2 लाख की आप बाइक खरीद रहे हैं, वो बाइक शोरूम से निकलते कितने की हो जाती है। जस्ट एक बाहर आती 30,000 20,000 30,000 का डाउनफॉल रोड पे आती हो जाएगा। डेप्रिसिएशन, हमारे मम्मा पापा हमें डेप्रिशिएबल असेट्स खरीदने को मना करते हैं, क्योंकि वहां पैसे का चून होता है, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, यानी आटा बन जाता है, कचरा हो जाता है, होगा ना, ठीक है। तो पैसा बिगाड़ना है। हमारे मम्मा पापा एक अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर है, उन्होंने पैसे को अच्छे से मैनेज किया हुआ है। फाइनेंस में 3 टाइप के डिसीजन होते हैं बच्चों, इधर आओ। एक फाइनेंस डिसीजन, पैसा कहां से आएगा, आ गया जो पैसा, उसके लिए इन्वेस्ट करना है। अच्छा एक और बचेगी, आप इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं इन्वेस्ट करके उस पैसे से पैसा कमाना। जी खर्चा करना भी एक इन्वेस्टमेंट ही होता है एफएम की लैंग्वेज में। एक्सपेंस इज आल्सो इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आप कहीं पैसा कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रिटर्न पक्का मिलने वाला है, चाहे यूटिलिटी मिले, चाहे बेनिफिट मिले, चाहे कंफर्ट मिले, चाहे फील गुड मिले, चाहे गुडविल मिले। कोई जरूरी थोड़ी पैसे से पैसे आएगा। एक मिनट, आप क्या समझते हैं बैंक में पैसा जमा कराया उस पर रिटर्न आएगा, इंटरेस्ट आएगा। शेयर मार्केट में लगाया उस पर आपको कुछ कमाने को मिलेगा, गोल्ड में लगाया उसमें कुछ कमाने को मिलेगा, ये इन्वेस्टमेंट होता है। जी अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक स्मार्ट बोर्ड खरीद रहा हूं तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये भी कमा करके देगा। क्या बात समझ आ रही है। चलिए, तो पैसा पहले आएगा कहां से ये सोचना, अरेंजमेंट। उसके बाद उसको कहां कहां लगाना है ये सोचना, लगाने के बाद उससे कमा लिया उसको कैसे बांटना है, डिविडेंड डिसीजन, ये सोचना। तो 3 तरह के डिसीजन होंगे एफएम की बुक में। फाइनेंस
आएगा कहाँ से, उसे इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसका डिविडेंड बांटना है नहीं बांटना, कम बांटना है ज्यादा बांटना है, इसके ऊपर पूरी बुक चलने वाली है। हमारी बुक में फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग एरिया थ्योरेटिकल है, हम यहां से पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, बोरिंग है, पढ़ेंगे बाद में लेटर ऑन, अभी नहीं। पहले प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। एक मिनट और, आपकी पूरी एफएम की बुक में लगभग 3 चैप्टर्स का सेगमेंट, 14 में से काम के मेन चैप्टर्स रहेंगे 6 या 7 चैप्टर ओनली, है ना। पढ़ेंगे हम सारे, छोड़ने वाले कुछ नहीं है, पर अपना मेन फोकस जो रहेगा उन 6-7 चैप्टर पे रहेगा, और उन 6-7 चैप्टर में से अपनी कहानी पूरी सेट कर देंगे अपन। और उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर आज उठाने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग। एक मजे की बात सुनिएगा, पूरी एफएम की बुक में कोई भी चैप्टर किसी दूसरे चैप्टर से लिंक्ड नहीं है। मींस आपका मन हुआ आपने 13 चैप्टर पढ़ना चाहते हो, चैप्टर 13 पढ़ना है, यू कैन, उसके लिए ऊपर के 12 चैप्टर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कपिल शर्मा के शो की तरह है, जहां से देखना शुरू किया वहीं से समझ में आना शुरू, रिकैप देखने की नीड नहीं है। अब तक आपने देखा कि नहीं चाहिए, हम खाना खाने बैठे, टीवी चालू किया, कपिल शर्मा का शो आ रहा है, समझ में आना शुरू हो जाएगा, अगली 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा ही समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ रही बात। तो ऐसा ही है हमारी बुक के अंदर, आप जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल बस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग है। मैं ये चैप्टर इसलिए ले रहा हूं कारण आप अपनी लाइफ में ये चैप्टर डेली काम में लेते हो। चैप्टर पता है क्या है, कोई असेट खरीदे या नहीं खरीदे, और खरीदे तो कौन सी खरीदे। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने कई चीजें अपने खुद के लिए खरीदी होंगी। कोई एग्जांपल देंगे, कोई चीज खरीदी हो आपने कुछ दिनों पहले, एक्टिवा खरीदी है इन्होंने, 90,000 लगभग ऑन रोड प्राइस, 86,500, डिपेंड करता है कौन सा मॉडल लिया, कितने टाइम पहले लिया, है ना। ठीक है, और कुछ एक्टिवा के अलावा वॉच लिए इन्होंने, एक स्मार्ट वॉच खरीदी है ना। और मार्केट में बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस अवेलेबल है, इन्होंने कोई अच्छी सी वॉच खरीदी होगी। और कोई एग्जांपल, इन्होंने एक फोन खरीदा है, सब फोन, ठीक है। तो बहुत 3 चीजें आ गई है मेरे पास, और तीनों चीजें ऐसी हैं क्योंकि सब बच्चे आजकल इंटरेस्ट ले रहे हैं। 2 व्हीलर होना चाहिए, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो इन्होंने एक्टिवा खरीदी। वॉचेस हमारे पास, हमने बहुत 150, 200, 250 वाली वॉच कर ली, थोड़ा लेवल बढ़ाया, और अब हम स्मार्ट वॉच पे चले गए, या हमने हो सकता है एनालॉग वॉचेस बहुत सारी पड़ी हो, तो अब हम डिजिटल और स्मार्ट वॉच पे गए हैं। तो स्मार्ट वॉच कितने वाली लिया अपन ने, 20,000 की स्मार्ट वॉच, अरे भाई है ना। चलिए अगर स्मार्ट वॉच की बात कर लेते हैं, तो ये स्मार्ट वॉच एक अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि इन दिनों या तो आपने रिसेंटली खरीदी है या रिसेंट खरीदने का मूड बना रहे हैं, सबके साथ सिचुएशन है। आइए बात करते हैं स्मार्ट वॉच। और मैं स्मार्ट वॉच का बजट लेके चलता हूं, मुझे जहां नजर आ रही है मार्केट में 1,500 रुपीज से स्टार्ट है, और 50,000 आई वॉच 50 है ना, या और महंगी है 72 सकता है एक्टिवा की रेंज। हाँ हाँ, वॉचेस का सेगमेंट है, छोड़ो ना, 1,500 से 50,000। और यहां पे इन्होंने कहा कि मैंने ली 20 वाली, 20,000 की स्मार्ट वॉच ली है ना। अब 20,000 की वॉच पे क्यों रुक गए? पहली बात तो वॉच लेनी है नहीं लेनी है, एक ऑप्शन लेनी है तो वॉच 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 की बात हो रही, स्मार्ट वॉच की बात हो रही। वॉच स्टार्टिंग प्राइस 90, इससे नीचे मत लो कि जाओ प्लीज, थोड़ा तो रुको यार, इससे मत नीचे नहीं लेके जाएंगे। 99, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से लाइफ का एग्जांपल लेके चलो, फिर बिजनेस के एग्जांपल भी लेंगे, है ना। ठीक है, 99 रुपीज की टाइम तो आगे पीछे नहीं कर देती बेचारी, नहीं टाइम दिखाती है, टाइम सही दिखाएगी, है ना। ठीक है, और अब आपके पास रेंज, आप 99 पे रुकते हो, 150 पे रुकते हो, 200 पे रुकते हो, 600 पे चले जाते हो। अब ब्रांडेड में चले गए तो ब्रांडेड स्टार्ट हुआ अपना 1400 1500 रुपीज की रेंज से स्टार्ट हुआ, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने चला गया, है ना। अब उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कौन से ब्रांड पर जाकर के ब्रेक लगाते हैं। अब इन्होंने 1500 की स्मार्ट वॉच क्यों नहीं ली? पहली बात, वॉच ले या ना ले, खाली आदमी तो मोबाइल से भी तो काम चल जाएगा। वॉच ले तो कौन सी ले, स्मार्ट एनालॉग वाली वॉच ले, निडल वाली, है ना, या डिजिटल वॉच ले जिसमें डिजिटल लिखे आएंगे, या फिर स्मार्ट वॉच ले जो हेल्थ वगैरह के भी पूरा दिखाती है। ठीक है,
वॉच ले नहीं ले तो कौन सी ले, और ले फिर स्मार्ट वॉच डिसाइड कर लिया तो उसमें बजट कितना डिसाइड करें, या हमारा कितना है, जो हमको सबसे बेनिफिशियल लगेगी हम वो खरीदेंगे। अब कौन सी ले कौन सी ना ले इसके ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा है। आइए टॉपिक पर चलता हूं, आपको ज्यादा डिटेल में पॉइंट ज्यादा बकवास नहीं करूंगा। एक नया पेज लीजिएगा प्लीज, लिखना शुरू करें। कैपिटल बजटिंग चैप्टर बिल्कुल इसी के चारों तरफ घूमेगा, हिंदी में पूंजी बजटन। हिंदी में पूंजी बजटन। हमारी बुक की यूनिट नंबर 5 में है, सबसे लास्ट में। 20 मार्क्स का श्योर चैप्टर है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। प्रैक्टिकल आएगा या थ्योरी आएगी? प्रैक्टिकल आएगा। स्टार रेटिंग करूं अगर चैप्टर पे तो आई कैन से 5 स्टार चैप्टर है ये। एक छोटी सी बात भूल गया, आप स्टार रेटिंग की डिमांड कर लीजिए। कहां से? मेरे व्हाट्सएप नंबर 9983912345 पे। सर क्या है ये स्टार रेटिंग? तीनों सब्जेक्ट टैक्स कॉस्टिंग एफएम में कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट में है, कितना इंपॉर्टेंट है, स्टार की रेटिंग है ना, और प्रैक्टिकल है या थ्योरी, उसका एक डिस्क्रिप्शन इमेजेस बना रखी है, रिसेप्शन आपको शेयर कर देगा, आप अभी डिमांड कर सकते हैं और कभी भी कर लीजिएगा। स्टार रेटिंग सेकंड ईयर लिख देना आगे, सॉरी वो फिर कौन से ईयर की भेजेंगे। स्टार रेटिंग सेकंड ईयर लिख देना तो रिसेप्शन आप है ना। आइए साहब, यूनिट नंबर 5 20 मार्क्स प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। चैप्टर करता है बात इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। लेंथी चैप्टर है थोड़ा पर इंटरेस्टिंग है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट यस या नो करें या ना करें। यस नो यस नो यस नो बहुत दिन से चल रहा था, बड़ी मुश्किल से क्या हुआ यस। अब यस हुआ तो कहां करें? मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इन ऑप्शंस में से किसी एक बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। चैप्टर ये बात कहता है। वॉच खरीदे नहीं खरीदे, खरीदे तो कौन सी खरीदे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कौन सी खरीदे, कौन सी वाली खरीदना है, उस पर वर्कआउट करेंगे। लिखना शुरू करो, लिखना है, कुछ भी ऐसा नहीं कि नहीं लिखना, सब कुछ लिखना है, बोर्ड पे से सब कुछ नोट करें। जल्दी जल्दी नोट करते रहे साथ साथ। दो तरीके हैं प्लीज पढ़ने के। पहला तरीका क्लास में एक रफ कॉपी बनाए और सब कुछ नोट करें, घर पे फेयर करें। दूसरा तरीका घर क्लास में कुछ ना नोट करें, घर पे वीडियो से पूरा नोट करें। घर पे पढ़ना जरूरी है, एक बार रिवाइजेशन मस्ट है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन यस या नो, और यस हुआ तो बहुत सारे ऑप्शन उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करें। चलिए स्टोरी सुनाना शुरू करता हूँ, चैप्टर ले लो फ्लो में। हमारे घर पे हमारे लाइफ एक एक्टिवा पे कट रही थी, पूरे घर में एक एक्टिवा थी। हुआ क्या, मम्मा बहुत टाइम से कह रही थी पापा को एक कार ले लो कार ले लो कार ले लो। पापा कहते हैं बेकार है बेकार है बेकार है। बोले क्यों क्यों बेकार है? आप देखो बारिश में जाएंगे तो बारिश में हमें रुकना दिक्कत नहीं आएगी, टू व्हीलर में पूरे गीले हो जाते हैं, कोई पता नहीं होता कब निकले, घर से निकलते हैं बारिश नहीं होती, इंस्टीट्यूट पहुंचते पहुंचते भीग जाते हैं, है ना। बारिश में दिक्कत नहीं होगी, धूप होगी तो अपने पास एसी रहेगा, सर्दियां होंगी तो अपने पास कार में हीटर रहने वाला है, और कंफर्ट जोन तो होता ही होता है, सामान भी कितना ही लोड कर लो और मैं भी लोड हो जाऊं, है ना। मम्मा बोल रही है। पापा कहते हैं उसका गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ता है, रिपेयर मेंटेनेंस होती है, इंश्योरेंस होता है, डेप्रिसिएशन लगता है, ये खर्चे कौन भुगतेगा? मम्मा पापा की रोज फाइटिंग होती रहती। एक दिन कैसे तैसे पापा मान गए, बोले रोज रोज की माथाफोड़ी से तो बढ़िया है एक बेकार कार ले आते हैं। ठीक है, पापा रेडी हो गए। बहुत दिन से यस नो चल रहा था, अब यस हो गया है। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, 1 लाख से 1 करोड़ तक की कार इजीली अवेलेबल है। 1 लाख से 1 करोड़ तक की कार इजीली अवेलेबल है। पापा ने डिसाइड किया दिस वेडनेसडे आपके घर में एक कार आने वाली है। हमारी मम्मा को कार की कोई नॉलेज नहीं थी, बोले मम्मा तो खुश, शाम को कार आएगी हमारे घर पे। पापा कार लेने चले गए, हमें को बताया भी नहीं, बात ही नहीं करी, जानते हैं हम तो खर्चीले है ना। तो पापा ने जाकर के एक शानदार चमचमाती येलो कलर की नैनो घर लेकर के आए। मन का बहुत अच्छी बात है, कार भी लाए तो कौन सी
नैनो, है ना, ठीक है। मम्मा खुश, मम्मा के लिए तो कार कार थी, उनको कोई मतलब नहीं था कौन सा कंपनी है, क्या फीचर्स है, क्या प्लस और माइनस पॉइंट्स है। नैनो अच्छा प्रोडक्ट है बुरा प्रोडक्ट? अच्छा है बुरा, जल्दी बोलो। बढ़िया है, जब ले लोगे तो मालूम पड़ेगा कितना बढ़िया है ना। तो नैनो एक वेस्ट प्रोडक्ट काउंट हुआ इंडिया के अंदर, है ना। मैं आपको नैनो पे इस चैप्टर के बगैर पहले नैनो पे लेके चलता हूँ। देखिए मार्केट में बहुत सारी सस्ती चीजें आती हैं और हर सस्ती चीज मार्केट में हिट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार कस्टमर की पॉकेट में पैसा होता है तो सस्ती चीज को कस्टमर तिरस्कृत कर देता है, बोले नहीं चाहिए मेरे को, है ना। और वन मोर थिंग, कार इज अ लग्जरी प्रोडक्ट। कार एक लग्जरी प्रोडक्ट है। अब उस लग्जरी प्रोडक्ट में अगर आप लग्जरियसनेस हटा दोगे तो फिर उसको प्रोडक्ट को कोई लेने वाला नहीं है। कार के साथ सेफ्टी बहुत जरूरी है क्योंकि कभी भी आपका पापड़ बन सकता है, एक एक्सीडेंट आपको खत्म कर देगा। तो वहां पे कंफर्टनेस लग्जरीनेस के साथ सेफ्टी फीचर भी मस्ट है। अगर ये दोनों चीजें हटा दी तो फिर उस प्रोडक्ट को कोई खरीदने वाला नहीं है। आदमी लोअर लेवल पे लेना पसंद करेगा, नहीं सस्ते के चक्कर में लग्जरी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कभी भी नहीं करता, है ना। एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज तो पूरी होनी चाहिए। नैनो में बेसिक नेसेसिटीज नहीं थी, बताता हूँ कैसे। शाम को कार आई हमारे घर, मम्मा ने एक नारियल और पूजा का इंतजाम करा, नारियल और पूजा का इंतजाम सारा खत्म हुआ। उसके बाद मम्मा ने कहा मेरे को एक राइड पे लेके चलो। चलिए साहब राइड पे जा रहे हैं हम। राइड पे जाने के लिए सबसे पहले गाड़ी को लगाया गया पेट्रोल पंप, है ना। पेट्रोल पंप पे गाड़ी जब लगाई गई तो पापा ने बोनट खोला आगे का, है ना। वहीं से मम्मा ने सुनाना शुरू, आदत कहाँ जाएंगी सबके घर की एक ही कहानी है ना। बोले पेट्रोल तो पीछे डलता है ना गाड़ी में, बोले नहीं ये नैनो है इसमें पेट्रोल आगे बोनट के अंदर डलता है। मम्मा बोली एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले पेट्रोल टैंक फटेगा, बोले यस ओके। थोड़ा आगे निकले, हमारा घर मालवीय नगर है ना, निकले तो जीटी वाली पुलिया ब्रिज, ब्रिज पे चढ़ना शुरू किया। भाई सब पिकअप शानदार, गाड़ी 3 जनों को उठा नहीं रही। मम्मा ने कहा चल क्यों नहीं रही है, बोले इसमें इंजन पीछे है। बोले कार में इंजन आगे होता है, बोले नैनो में पीछे होता है, नैनो कार इंजन पीछे है ना। बोला अच्छा ठीक है। अब जब गाड़ी धीरे धीरे कैसे चढ़ी, सीट एडजस्ट करने की बात आई, बोले सीटें एडजस्ट नहीं होती, सॉरी सीट स्टेबल रहेंगी, स्ट्रेट है वो स्ट्रेट ही रहेंगी। बोले ये तो बैक पेन कर देंगी, ठीक है। थोड़ा आगे चले, गाड़ी को यू टर्न लेना था रेड लाइट से, बोला बहुत हो गई राइड, तो 3 बार आगे पीछे करना पड़ा। बोले ऐसा क्या चक्कर है, सारी गाड़ियां तो सिंगल टाइम में पूरी घूम जाती है। बोले इसका व्हील बेस कम है, इसमें स्कूटर के टायर लगे हुए हैं। बोले अच्छी कार लेके आए, इसको आप ही चलाना, हमारी एक्टिवा बढ़िया है। पापा ने कहा माथा पकड़ा, बोले पहले एक डेमो ले लेती ज्यादा बढ़िया था। तो कभी भी ऐसे प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना जिनको लेने के बाद आप पछताएं। अभी आप लोग ई बाइक्स पे जा रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना। मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, ई कार इज अ गुड ऑप्शन, इलेक्ट्रिक कार्स अच्छा ऑप्शन है क्योंकि उनकी बॉडी से खिलवाड़ नहीं किया, केवल इंजन की जगह बैटरीज पर गए और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। लेकिन ई टू व्हीलर्स जो है, ई व्हीकल्स जो टू व्हीलर वाले हैं, वो सेगमेंट पूरा वेस्ट है अभी। रीजन उनकी बॉडी आ रही है सबकी प्लास्टिक की, आयरन बॉडीज पे काम कर ही नहीं रहे, सब प्लास्टिक बॉडी है। अब प्लास्टिक बॉडी का जब व्हीकल होगा तो अगर धूप में खड़ा रहेगा तो प्लास्टिक की लाइफ बताओ, प्लास्टिक की लाइफ धूप में मैक्सिमम 2 साल होती है, 2 years ओनली। अब 2 साल में वो प्लास्टिक खत्म हो जाएगा, उसके तड़कने वाली आवाजें और घिस करके टूटना 100% श्योर है। आप देख लेना एग्जैक्टली ई बाइक्स की लाइफ जो अभी बाय हो रही है, अभी जो मैन्युफैक्चर हो रही है, उसकी लाइफ 2 साल से ज्यादा है ही नहीं। अब एक्टिवा की लाइफ 2 साल होती है क्या, 10 साल अप्रोक्स मिनिमम। एक्टिवा की लाइफ 10 साल, वही रेट में आ रही है, बल्कि ई बाइक महंगी हो गई क्या कहते हो। ई बाइक 1 लाख प्लस भी है, एक्टिवा 86,000 बोल रहे हैं, 89,000 मैंने अभी देखी कल परसों। तो लगभग ये रेट्स आ रही हैं। तो क्यों ना मैं एक्टिवा पे रहूं, सर पेट्रोल बहुत महंगा है। अब वो डिपेंड करता है आप किस चीज को, पेट्रोल की कैलकुलेशन लगा रहे हो या व्हीकल की कैलकुलेशन लगा रहे हो, है ना। तो अभी मेरी ओपिनियन में ई बाइक्स बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। टॉपिक पर आएंगे प्लीज, फटाफट। कैपिटल बस्टिंग, हमें डिसीजन लेना है किसी एसेट को खरीदे या नहीं खरीदे। तो 1 मिनट, इसके लिए बिजनेस में मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जेरोक्स मशीन। जेरोक्स मशीन क्या कमा के देती है जेरोक्स मशीन, यस देती है। जेरोक्स मशीन से मिलने वाला इनफ्लो, मैं टेक्निकल वर्ड पे जा रहा हूं,
इनफ्लो हमेशा ज्यादा होना चाहिए और लगने वाला आउटफ्लो हमेशा कम होना चाहिए, तभी हम असेट खरीदेंगे, अदरवाइज हम असेट खरीदने वाले नहीं है। मुझे मला पता पड़ना चाहिए कि उस असेट से मुझे बेनिफिट हो रहा है। तो दो वर्ड्स लिए मैंने, इनफ्लो और आउटफ्लो, ये नोट कर लिया होगा आपने। सुनेगा जरा, कैश इनफ्लो हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे, कैश आउटफ्लो से। लगने वाला आउटफ्लो और मिलने वाला इनफ्लो, इनफ्लो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। इस तरह की समरी है, कैश इनफ्लो ज्यादा होना चाहिए कैश आउटफ्लो से। अब कैश आउटफ्लो क्या होता है, सिंपली कह सकता हूं मैं, लगने वाली कॉस्ट। इनफ्लो क्या, बेनिफिट। बेनिफिट किसी भी स्टाइल में हो सकता है, कई जगह ऐसी होती है जब पैसा नहीं मिलता लेकिन फील गुड मिलता है। इनकी वॉच इनको कमा के देगी क्या, नहीं, टाइम बताएगी, हेल्थ बताएगी, सोशल स्टैंडर्ड बढ़ाएगी, होगा नहीं होगा, है ना। फिर भी इन्होंने वॉच खरीदी क्योंकि इनके लिए, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, इनके लिए 20,000 रुपीज की वैल्यू कम थी और उससे मिलने, वॉच की से मिलने वाली यूटिलिटी की वैल्यू ज्यादा थी, तो इन्होंने वो वॉच खरीद ली। पक्का पक्का समझ में आ रही बात। अब सुनना जरा, आप एक प्रोडक्ट ऐसा सोचिए जो अभी तक आपने नहीं खरीदा और नेक्स्ट खरीदना चाहते हैं, नेक्स्ट ड्रीम, पास वाला ड्रीम सोच रहा हूं, लंबा दूर वाला नहीं, जो नियर फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला है, सोचा हुआ है, बस कार्ट में रखा हुआ है, बाय करने की दे रही है ना, सोच लिया, सबके पास होगा, है ना। नेक्स्ट कुछ भी, है ना, स्मार्ट वॉच, बाइक, बाइक है तो कार, है ना, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। चलिए आज सोचते हैं, क्यों नहीं खरीद रहे पता है आप, लगने वाली कॉस्ट आपको ज्यादा फील हो रही है और मिलने वाली यूटिलिटी आपको कम फील हो रही है। सही है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मिलने वाली यूटिलिटी ज्यादा फील होगी और लगने वाली कॉस्ट कम फील होगी। डेफिनेटली यू विल बाय दैट प्रोडक्ट ऑन द सेम डे। आप उसी दिन उस प्रोडक्ट को परफेक्टली बाय कर लेंगे, पक्का पक्का कर लेंगे। मुझे 20,000 वॉच है, वॉच के लिए कोई 20,000 खर्च करते हैं क्या, मेरे लिए बहुत महंगा है, मैं 2,000 की वॉच ले आता हूं, वही स्मार्ट वॉच। लेकिन क्या दोनों चीजें सेम होगी, नहीं, सेम कैसे हो सकती हैं, 2000 20,000 में कहीं तो डिफरेंस आएगा आएगा। वो क्या आएगा वो आपको दिख जाएगा, ब्राइटनेस का होगा, फीचर्स का होगा, लुक्स का होगा, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स की चीजें डिफरेंट डिफरेंट आती हैं, ब्रांड का होगा, बैटरी लाइफ, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट सिंपल सी बात, वैल्यू ऑफ द मनी आपके लिए जब कम होगी, मिलने वाली यूटिलिटी की वैल्यू जब ज्यादा होगी, तो आप उस प्रोडक्ट को खरीदोगे। आज मैं मेरी बात करता हूं, आप यहाँ ट्यूशन ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी यही सोच के करेंगे, मिलने वाली यूटिलिटी जब आपको ज्यादा लगेगी और लगने वाली कॉस्ट जब आपको कम लगेगी, तो आप यहाँ ज्वाइन करेंगे। और अगर आपको लगा कि कॉस्ट ज्यादा है और मिलने वाली यूटिलिटी कम है, आप क्यों इंटरेस्ट लेंगे मेरे अंदर, परफेक्टली बात है ना। ओके, आइए तो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। कैश इनफ्लो को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी हम चैप्टर में एंट्री नहीं मार रहे हैं अभी तक, मैं केवल ओवरव्यू ले रहा हूं। बिकॉज देखिए, आप लोग अभी तक थे फर्स्ट ईयर माइंड, और फर्स्ट ईयर माइंड को मैं ब्लैंक माइंड मानता हूं, आप किडिश लाइफ में होते हैं। अब आपकी लाइफ को मेरे को मैच्योर लाइफ पे लेके चलना है। बिजनेस मिलने लगने वाले डिसीजंस श्योर होने चाहिए, खरीदने के बाद आपको मालूम पड़े दत्त तेरी की गलत खरीद लिया, बिल के नीचे लिखा होता बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, है ना। अब क्या करोगे, वेस्टेज हो जाएगा ना। लेकिन ये डिसीजन पहले लेना है या बाद में, पहले लेना है, खरीदने के बाद में डिसीजन नहीं लेना। और डिसीजन गलत हो गया तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। फिर मैं जाके देख रहा हूँ अमेज़न पे रिप्लेसमेंट है या रिटर्न है, अरे यार ये तो रिप्लेसमेंट है, रिटर्न तो होगा ही नहीं, अब बैठे रहो, अब तो गया, हो जाएगा ना ऐसा। चलिए, तो कैश इनफ्लो, मिलने वाले बेनिफिट्स, करूं स्टार्ट। चलिए, कैश इनफ्लो होता क्या है समझिएगा प्लीज, सभी लोग लिखना मना है, डोंट राइट। सेल्स में से मैं अपनी हटाता हूं कॉस्ट, तो आएगा बच्चों प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। मैंने आप लोगों से फीस ली रुपए 1,00,000, यहां तो जगह ही नहीं है, थोड़ी सी उधर चलना पड़ेगा मेरे को, जगह तो बनाने से बनेगी। मैंने आप लोगों से फीस ली ₹1,00,000, आप पे ही खर्च कर दिए ₹40,000, अपने पास बच गए ₹60,000। फाइन। अब मेरे पास अभी तक मैंने इंस्टीट्यूट में लगने वाले डेप्रिसिएशन को लेस नहीं किया है
और गवर्नमेंट को देने वाले टैक्स को लेस नहीं किया है। अब मैं डेप्रिसिएशन पहले लेस करूं या टैक्स, बताइए, जो आप कहेंगे वही करेंगे। पहले टैक्स या पहले डेप्रिसिएशन? पहले डेप्रिसिएशन लेस करो, क्योंकि सर पहले टैक्स कैलकुलेट करोगे तो टैक्स बहुत ज्यादा आने वाला है। मैं प्रूव करके बताऊंगा, जिनको समझ में नहीं आ रहा अभी 2 मिनट रुकते हैं। मैंने माइनस किया डेप्रिसिएशन से, डेप्रिसिएशन अमाउंटेड टू ₹10,000 है। तो अब जो प्रॉफिट आएगा इट विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पढ़ा हुआ है क्या पहले कहीं से बता रहे हो? अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इट विल बी नाउ 50,000, सही है ना? अब इसमें से हटाएंगे हम टैक्स, और टैक्स की रेट अगर पता हो तो ठीक है, अदरवाइज पूरी बुक में, एफएम की बुक में 50% यू कैन अज्यूम, 50% अज्यूम करा, 25,000 आ जाएगा, और इस 25,000 को डिडक्ट करते ही मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। साइलेंट और वाइब्रेशन मोड प्लीज। 20,000 सही है। थांबा, फोकस करेंगे। अगर डेप्रिसिएशन लेस नहीं करता तो मेरे को टैक्स देना पड़ता इस 60,000 पे 50%। अगर 10,000 लेस नहीं करते, अभी 10,000 लेस करने के बाद 50 का 50% दिया है ना, अदरवाइज 60 का 50% देना पड़ता, और नाउ देना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 30,000 रुपीज। तो डेप्रिसिएशन लेस कर लिया, प्रॉफिट कम दिखा, और प्रॉफिट का दिखा 50%, 25,000 ही टैक्स देना पड़ा। तो बेटर क्या है, पहले डेप्रिसिएशन या पहले टैक्स? पहले डेप्रिसिएशन। एग्री करते हो, है ना? अच्छा, ये सिस्टम सबके समझ में आ रहा होगा। लेकिन बात हो रही है कैश इनफ्लो की। हमने डेप्रिसिएशन हटाया क्यों? क्योंकि टैक्स बचाना था, टैक्स की सेविंग के लिए तो डेप्रिसिएशन हटाया। लेकिन क्या रियल में कैश, डेप्रिसिएशन में कैश जाता है क्या? सोचो, डेप्रिसिएशन लगने पे किसी को पेमेंट करना पड़ता है क्या? डेप्रिसिएशन में किसी को पेमेंट करना पड़ता है क्या? सोच के बताओ ना। ये बोर्ड है अभी, स्मार्ट बोर्ड, इसमें डेप्रिसिएशन लग रहा है, अभी चल रहा है तो डेप्रिसिएशन लग रहा है। क्या किसी को पैसा दे रहा हूं? नहीं, डेप्रिसिएशन में कैश का आउटफ्लो होता ही नहीं है। तो डेप्रिसिएशन फिर माइनस क्यों किया? अरे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कैश इनफ्लो ये आया था सेल से, 1 लाख रुपीज आपने दिए, 40 मैंने आपको पर ही खर्च कर दिए। नोट, पेन ले आए, नोट्स ले आए, टीचर्स को सैलरी दे दी, स्टाफ को सैलरी दे दी, रेंट दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, सब दे दिया, 40,000 खर्च, बचा 60। 10 हटाया डेप्रिसिएशन टैक्स बचाने के लिए। बाकी 10 का पेमेंट किसी को किया था क्या? यस या नो? 10 का पेमेंट किसी को नहीं किया। तो 10 हटाया क्या लेने को था, बताओ? टैक्स की सेविंग्स के लिए। तो उस डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर दो, जिसको आपने, आपके यहां पैसा गया ही नहीं, 10,000 वापस ऐड किया, वापस ऐड किया, वापस ऐड किया। फोकस प्लीज। तो मेरे पास आ गया कैश इनफ्लो 35,000 रुपीज, रुपए 35,000। सर दोबारा समझाओ, डेप्रिसिएशन जब आपको ने ऐड ही करना था तो लेस क्यों किया? टैक्स बेनिफिट के लिए, सेविंग ऑफ टैक्स के लिए। सर डेप्रिसिएशन ऐड क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे पैसा रियल में गया ही नहीं था। मैं देख रहा था मेरे पास कितना पैसा आया, तो मेरे को पैसा दिया 1 लाख रुपीज, 41 खर्च हुआ, 10 डेप्रिसिएशन खर्च नहीं हुआ, रखा है। टैक्स बचाने के लिए मैंने उसको साइड में रख दिया। पता है मैं क्या करता हूँ, जरा समझा देता हूँ, एक ही सीन में आपके, एक ही स्टोरी में आपका सीन क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ से 1 लाख रुपए कमाए, 40,000 आप पे खर्च किए, 60,000 बचे थे। मैं अपने घर 60,000 लेके जा रहा था, 60,000 लेके जा रहा था। रास्ते में स्टैच्यू सर्किल आ गया, जानते हैं स्टैच्यू? कॉफी तो पी होगी, हाँ पिलाई होगी कल, नहीं तो फ्रेंडशिप डे है ना, हाँ जो है ना। रास्ते में स्टैच्यू सर्किल आ गया, स्टैच्यू सर्किल में है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, है ना। स्टैच्यू सर्किल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने रोक लिया। बोले कहाँ जा रहा है? मैंने घर। बोले कहाँ, क्या है तेरे पास? मैंने पैसे। बोले कहाँ से लाया? कमा के। चुपचाप लगान दे के जा। लगान टैक्स, है ना। मैंने कितना? बोले 50%, 60,000 का 50%, 30,000 रख लिया। अगले दिन अपन शाणे स्मार्ट, अगले दिन फिर 1 लाख रुपए कमाए, 40,000 आप पे खर्च के, 60,000 जेब में, 10,000 यहीं पे डेप्रिसिएशन के रख के फिर गए। बोले कहाँ जा रहा है? मैंने कहा वही घर। क्या लेके आया? मैंने कहा वही पैसा। बोले दे जा वही लगान। मैंने कितना? बोले 30,000। मैंने कहा नहीं 50%। बोले क्यों? मैंने कहा आज 50 ही कमाए, 50% उनको दिया, 25,000, गाड़ी टर्न करी वापस ऑफिस, 10,000 डेप्रिसिएशन रखा था वापस लेके, यहीं रखे थे डेप्रिसिएशन के, किसी को दिए थे, यहीं रखे थे, वापस पॉकेट में लेके जा रहे रास्ते में, फिर रोकता। मैंने कहा अभी दिया तो है। बोले ठीक है जाओ।
अब की बार घर लेके जाएंगे अपन 35, क्योंकि देखो 50 लेके गया था, 25 उनको दे दिए, 25 बच गए, घर से 10 और लेकर के, यहाँ इंस्टीट्यूट से 10 और लेके गए 35। क्या बात समझ में आ रही है? डेप्रिसिएशन एक बार लेस, एक बार है टीच में टैक्स लेस हो जाएगा। इट इज कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो का एक और नाम, ये ध्यान दीजिएगा प्लीज, प्रॉफिट। मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा। प्रॉफिट एयरपोर्ट पे, ये कौन सा प्रॉफिट था? आफ्टर टैक्स। उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? तो इसको बोला बिफोर डेप्रिसिएशन। अनदर नेम कैश इनफ्लो होता ही होता है। एक बार बोर्ड पे देख लो प्लीज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन मतलब जो चीज यहां पर बिफोर है वो अभी तक लेस नहीं हुई। मैं दिखाता हूं इधर, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ना तो अभी डेप्रिसिएशन लेस हुआ है ना टैक्स। जैसे डेप्रिसिएशन लेस किया तो बिफोर टैक्स, यानी अभी तक टैक्स लेस नहीं किया। आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स लेस हो चुका है। आफ्टर टैक्स यानी टैक्स लेस हो चुका है, बिफोर डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन एडेड है। आफ्टर टैक्स टैक्स लेस हो गया, बिफोर डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अभी भी ऐड है। इस लैंग्वेज में परेशान मत होना प्लीज। बिफोर मतलब जुड़ा हुआ है, आफ्टर मतलब घटा हुआ है। ये लैंग्वेज आपको बहुत बहुत काम आने वाली है। कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको ये बताने की छोटी सी कोशिश करी है। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इस पूरी की पूरी कहानी को। चैप्टर स्टार्ट अब होगा। अभी चैप्टर के हम ओवरव्यू ले रहे हैं चारों तरफ। नोट करें प्लीज, नोट करें।